फिर से अपने यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। यह 4th पार्ट वीडियो है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि क्रांतियों का युग 1830 से लेकर 1848 तक चला। उसके अंतर्गत यूनान में स्वतंत्रता संग्राम हुई, फिर रोमानीवाद की आदर्श कल्पना उभरी, फिर 1830 में देश की कठिनाइयाँ कुछ आई, फिर पेरिस में अंततः लास्ट में 1848 में का कृषक विद्रोह हुआ, और फिर महिलाओं का योगदान किस प्रकार क्रांतियों के युग में था वह देखा गया। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं जर्मनी और इटली का निर्माण। इस दोनों के निर्माण के पूरे समझने के लिए प्लीज़ आप लोग लास्ट तक पूरे वीडियो को बने रहें और प्लीज़ इसे लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और यह भी पता चले कि बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि ताकि हम लोग का 0.5 to 5 अगर क्वेश्चन का रहे तो पूरा मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज जर्मनी की एकीकरण। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण आखिर किस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हुआ, इसके अंतर्गत ओनली फॉर 2 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, अब उसको चलिए हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि प्रसा एक देश है। ठीक है, प्रसा एक देश है जो कि राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। ठीक है, और उसके उस प्रक्रिया के जनक कौन थे, तो ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये आता है कि जो प्रशा में एक राष्ट्रीय आंदोलन चला था उसके प्रमुख विशेष जनक कौन थे, तो ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन आता है या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब ये कुछ का हेल्प लिए थे वो कौन कौन थे, देखिए जैसे प्रशा की सेना, फिर नौकरशाहों का मदद लेना। ठीक है, तो इन लोगों की मदद से ये आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद फिर 7 वर्ष बाद वह 3 युद्ध जीता था। जो प्रशा एक देश था जिसका नेतृत्व ऑटो वॉन बिस्मार्क करते थे, वह 3 युद्ध जीता था। वह 3 युद्ध किस से जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस। ठीक है, यहाँ देखिए प्रशा को जीता था और ये 3 युद्ध जीत गया, उसके बाद ही एकीकरण का प्रक्रिया पूर्ण हुआ। मात्र इतना ही एकीकरण की प्रक्रिया में आती है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, ये 2-3 पॉइंट है जो लिख देंगे तो हम लोग का जो 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो ये डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो क्या है। जनवरी 1871 में वर्साय में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था, तो वह प्रशा के राजा विलियम प्रथम थे। कब किया गया था, तो 1871 में। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर 18 जनवरी 1871 के अंतर्गत क्या हुआ था कि सुबह ठंड थी, शीश महल में वहाँ बैठक हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन में भरने वाला आ जाता है कि शीश महल किसे कहते हैं, तो हॉल ऑफ मिरर्स। मिरर्स को भी शीशा कहा जाता है, तो वही हॉल ऑफ मिरर्स। तो माइंड में याद रखना है, बस इतना ही और कुछ नहीं है। बस जर्मनी का क्रांति एकीकरण इतना ही में पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो याद रखना है कि जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया और ऑटो वॉन बिस्मार्क था तो उसका क्या योगदान रहा, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो अब चलिए इटली का एकीकरण जानते हैं। तो इटली का एकीकरण 4 पॉइंट इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए 2 पॉइंट और नीचे चलिए उसके बारे में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इटली आखिर था क्या। ठीक है, इटली यह वंशानुगत एवं बहुराष्ट्रीय हेमसबर्ग साम्राज्य में था और 19वीं सदी में 7 राज्यों में बटा था। जो हेमसबर्ग राज था वह 7 राज्यों में 19वीं सदी में बटा हुआ था। वंशानुगत राज के अंतर्गत मतलब यह होता है कि जैसे कोई भी राजा रहे तो उसी का बेटा मतलब नेक्स्ट राजा बने, तो वह वंशानुगत राजा होता है। और बहुराष्ट्रीय मतलब होता है कि वैसा राज्य जिसके अंतर्गत बहुत सारे राष्ट्र आते हैं। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, मतलब उसको आगे फर्दर पढ़ेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी कंपनी जो बहुत सारे राष्ट्रीय में होता है तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाता है। तो उसी प्रकार से ये बहुराष्ट्रीय साम्राज्य होता है। बहुराष्ट्रीय साम्राज्य उसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते थे। ठीक है, अब है सार्डिनिया पिडमॉन्ट।
जो इतालवी राजघराना का शासन यहाँ चलता था। ठीक है, अब देखते हैं जुत्सेपे मत्सिनी का इटली का एकीकरण का मतलब मानते हैं, जनक मानते हैं, तो उसको हम किस प्रकार से जानते हैं वो देखिए। वह स्टार्ट किया था कि एकीकृत इतालवी गणराज्य जो सर्डिनिया पिडमोंट के शासन चलता था के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वह कौन सा कार्यक्रम था? तो यंग इटली, हम लोग पढ़े थे। तो वह इसके प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक संगठन स्थापना किया। तो पहला पॉइंट हम लोग ये डालेंगे कि जुसेपे मत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए यंग इटली नामक संगठन की एक स्थापना की। पहला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1831 एवं 1841 में जो क्रांतियों के विद्रोह की असफलता हुई, उसके बाद फिर आया, इसके बाद इतालवी गणराज्य के एकीकृत करने के लिए जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासक, कौन शासक थे? विक्टर एमेनुएल द्वितीय पर आ गई। इसके द्वारा माना गया था कि अभिजात वर्ग का जो है वह एकीकृत इटली के में आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व का संभावना प्रकट करता है। मतलब कि जो आर्थिक विकास और राजनीतिक में उसका सपोर्ट मिलेगा अभिजात वर्ग का। अभिजात वर्ग का अर्थ होता है कि वैसा वर्ग जो बहुत मतलब उच्च स्तरीय वर्ग हो, जो पैसा वर्ग हो, जो संपन्न समृद्ध वर्ग हो, वह अभिजात वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो उसका सपोर्ट मिलेगा। इसके अंतर्गत ये आता है, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। अब चलिए थर्ड पॉइंट के देखते हैं। वह है कि मंत्री प्रमुख काबूर इटलावी प्रदेश में एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो इटली प्रदेश में आंदोलन चला था उसका नेतृत्व मंत्री प्रमुख काबूर किया था। यह एक नंबर का क्वेश्चन में आता है कि जो इटली में आंदोलन चला था उसके एकीकृत करने वाले को नेतृत्व कौन किए थे, उस आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? तो वह थे मंत्री प्रमुख काबूर। ठीक है, अब इसके द्वारा एक कूटनीतिक संधि हुआ था। वह किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और सर्डिनिया पिडमोंट के बीच। ये संधि के बल पर 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों पर को हराने का मदद मिला था। जो मतलब 1859 में जो ये संधि हुआ था उसके वजह से ऑस्ट्रियाई बलिया को 1859 में हरा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो चलिए फोर्थ पॉइंट पर हम लोग देखते हैं जुसेप्पे गैरिबाल्डी का। तो ये है आपका मतलब जो सेना थे ना उसका मतलब ये स्वयंसेवक सेना का नेतृत्व किए थे, वही दिया हुआ यहाँ पे। 1860 में फिर ये क्या क्या किया था, इसके द्वारा क्या हुआ था? तो दक्षिणी इटली और दो सिलसिला के राज्यों में प्रवेश किया गया था और स्पेनी शासक को हटा दिया गया था। और इसके द्वारा स्थानीय किसान का था उसका समर्थन पाना। जो मतलब स्थान के किसान लोग थे और जुसेप्पे गैरिबाल्डी का समर्थन किए थे। किस लिए समर्थन किए थे? ताकि इटली में एकीकृत की जो भावना हो रही थी वो ज़्यादा उत्पन्न हो और एकीकृत हो। ठीक है, फिर अंततः लास्ट में हम लोग देखते हैं कि 1861 में 1861 में एकीकृत इटली का शासक घोषित किया गया और उसका नाम था इमेनुएल द्वितीय, जो आपको वहाँ पर हम लोग पढ़े थे ऊपर में 1830 से लेकर 1847 तक में। तो वही 1861 में इमेनुएल द्वितीय आपका एकीकृत इटली का शासक घोषित किया गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग ब्रिटेन के अजीब दास्तां के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटेन की अजीब दास्तां। तो ब्रिटेन के अजीब दास्तां के अंतर्गत एक पॉइंट है निर्जातीय। ये बहुत सारे सब्जेक्ट में मिल जाएगा आपका, एसएसटी में मिलेगा। और भी पहले हम लोग चर्चा किए कि निर्जातीय क्या है, एथनिक क्या है। तो चलिए हम आज लोग देखते हैं कि आखिर क्या है। मतलब इसके अंतर्गत सिंपल से अगर हम रखेंगे ना तो वैसा समुदाय जो संस्कृति के आधार पर बटा हुआ वह आपका निर्जातीय कहलाता है। अब इसके अंतर्गत एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ कि एक साझी नस्ली जनजातीय या संस्कृत उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता हो। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि जैसे कोई भी एक प्रॉपर संस्कृति है, कोई भी जनजाति है, कोई भी एक नस्ल है जो अपना उसका पहचान मानता हो, वह आपको निर्जातीय एथनिक कहलाता है। तो ये एक नंबर क्वेश्चन में आता है कि निर्जातीय क्या है, इस पर चर्चा करिए। तो एक नंबर का आता है मतलब 2012 में आया था निर्जातीय वाला, ये हम देखें क्वेश्चन। ठीक है, 2012 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में देख लीजिएगा आप जाकर, अगर बिलीव नहीं हो रहा हो तो आपको ये मिल जाएगा। ऐसे हम एक एक पॉइंट यहाँ पर दिए हुए ना कि सब कि 1 या 2 नंबर में मिल जाए।
और फिर इन्हीं सब पॉइंट को मिलाकर आप 5 नंबर में लिखिएगा तो आपका 5 में 5 पूरा फुल मार्क्स मिलेगा और आपको कोई नहीं रोकेगा 90+ लाने से SST में, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं ब्रितानी द्वीप समूह रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की पहचान निर्जातीय थी। वहाँ की पहचान निर्जातीय थी, जो मतलब वहाँ के लोग रहने वाले थे। वहाँ के कौन कौन लोग थे? वेल्स थे, स्कॉट थे, आयरिश थे, अंग्रेज थे। आयरिश मतलब होता है जो आयरलैंड से आया था, स्कॉट का होता है जो स्कॉटलैंड से आया था। वही लोग बता रहे हैं ब्रितानी द्वीप समूह में रहते। एक द्वीप समूह था, पहला नंबर याद रखिएगा कि एक द्वीप समूह था, वहाँ अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश लोग रहते थे। वहाँ की पहचान किस प्रकार से करते थे? निर्जातीय। निर्जातीय क्या था? तो संस्कृति के आधार पर विभाजन, तो हम बताएं आपको, ठीक है। अब आंग्ल। आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, मतलब होता है विदेशी, ठीक है। तो आंग्ल राष्ट्र की वृद्धि करता था जो द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर कब्जा किया। जो द्वीप समूह था, क्या जो ब्रितानी द्वीप समूह था, वहाँ किस पर कब्जा किया? तो वेल्स पर कब्जा किया, स्कॉट पर कब्जा किया, आयरिश पर कब्जा किया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 1868 में। 1868 में हुआ कि आंग्ल सांसद ने राजतंत्र की ताकत छीन ली। उसके बाद फिर क्या किया कि इसके माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जो कि इंग्लैंड केंद्र के नाम से जाना गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच कुछ हुआ था, मतलब गठन हुआ था, उसके बारे में देखते हैं। ये हमारा सैम्पल पेपर CBSE की बोर्ड के द्वारा जो सिंपल पेपर न्यू अभी हम लोग का निकला है, उसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था? तो वह हुआ था आपका इंग्लैंड और स्कॉटिश के बीच में, मतलब स्कॉटलैंड के बीच में, मतलब आंग्ल और स्कॉटिश के बीच में, ठीक है। अब स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी कौन थे? जीन कैथोलिक कुग्र, ठीक है, यहाँ कुग्र है, सॉरी मतलब मिटर गया है। अब हम लोग देखते हैं कि स्कॉटिश हाईलैंड्स की भाषा क्या थी? तो गौलिक भाषा थी, जो वहाँ की भाषा थी गौलिक भाषा थी। अब आयरलैंड के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, बस ये हल्का टॉपिक है। आयरलैंड कैसे फॉर्मेशन हुआ तो उसको देखते हैं। तो यह 2 धार्मिक गुटों में बटे हुआ था। कौन कौन था? एक कैथोलिक था, एक प्रोटेस्टेंट था, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा बहुसंख्यक कैथोलिक देशों पर प्रभुत्व बढ़ाने में प्रोटेस्टेंट की सहायता, मतलब था कि जो इसका सपोर्ट किया था अंग्रेज ने, क्यों सपोर्ट किया था? ताकि इस पर राज कर सके, इस पर सहायता किया, ठीक है। फिर ब्रितानी प्रभाव का विरोध किया, जो वहाँ का ब्रितानी प्रभाव था, इफेक्ट था कि उसको कंट्रोल में रखता, उसका विरोध किया। और फिर कैथोलिक प्रभाव का कुचला, जो एक कैथोलिक था उसको कुचला, काहे कि क्योंकि प्रोटेस्ट को चाहता था कि वह राज करे, ठीक है। फिर 2 नाम है वोल्फटन और यूनाइटेड आयर मिशन। 1798 के नेतृत्व में असफल विद्रोह हुआ था। उसके बाद फिर 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक द यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया था। ये अंततः क्या किया कि 1801 में द यूनाइटेड किंगडम शामिल कर दिया था। किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो वह अंग्रेज़ था। ब्रितानी प्रभाव मतलब होता था आपका अंग्रेज़, जो यहाँ थे ना अंग्रेज़ों द्वारा, ये अंग्रेज़ है ना, इनके द्वारा यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड को शामिल किया गया था, ठीक है। अभी ये हाँ आता है कि मतलब 2 नंबर का 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन में आ जाता है, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन में नहीं आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन में किस प्रकार से आएगा कि ब्रितानी झंडा और राष्ट्रीय गान कौन थे, ये दोनों एक साथ आएगा। वैसे 1 नंबर का आएगा कि ब्रितानी झंडा कौन था, तो वो आप बोल दिएगा यूनियन जैक, और राष्ट्रीय गान क्या था? तो गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये था, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। और हम देखते हैं कि हमारे कमेंट्स में आया था, 2 डाउट आया था कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के अंतर्गत क्या क्या भिन्नता है, मतलब क्या है। तो चलिए बताते हैं आखिर राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या है। तो साम्राज्यवाद वो था कि जैसे कोई एक देश है, ये भी एक देश है, एक छोटा देश है, ठीक है। तो कोई एक बड़ा देश जो अपना गौरव और शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरे देश के प्राकृतिक और मानवीय संसाधन पर नियंत्रण करता है, और वहाँ के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्कृति में हस्तक्षेप करता हो, जिससे कि वहाँ के लोग को कष्ट पहुँचता हो, वह आपका साम्राज्यवाद कहलाता है। साम्राज्यवाद में सिंपल से यह है कि अपने देश को प्रभुत्व करना, अपने देश को बढ़ाना,
वह किस प्रकार से बढ़ाना कि दूसरे देश के द्वारा दूसरे देश के संसाधनों पर कंट्रोल करके बढ़ाना, वह आपका कहलाता है साम्राज्यवाद। और राष्ट्रवाद क्या कहलाता है? तो राष्ट्रवाद कहलाता है कि जैसे कोई भी एक देश है उसके अंतर्गत ऐसा करना जो कि राष्ट्र के बारे में सोचा गया हो, राष्ट्र का उन्नति के लिए दिया गया हो, उसके अंतर्गत किसी दूसरे राष्ट्र का कोई सपोर्ट नहीं हो, वह राष्ट्र के अंदर ही हो। और इसके अंतर्गत ऐसा रहा हो कि सभी को इस भावना से देखा जाए कि सभी को समान रहे और फिर यहाँ किसी को कष्ट ना पहुँचे, राष्ट्रवाद के अंतर्गत ये देखा जाता है। ठीक है, तो इतना ही है दोनों के बीच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट डालिए जहाँ आपको गड़बड़ लगा हो, मतलब कि आपको फिर से अगर कोई डाउट हो तो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको इस जो मतलब आपका जो प्रॉब्लम रहा, जो भी इशू रहा, हम उसका सॉल्व करेंगे, बताने का पूरा ट्राई करेंगे, जितना हमें आता है पूरा बताने का ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।